हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज है हमारे साथ डॉक्टर हरेंद्र सिंह, जो कि एक पीडियाट्रिशियन है। रिसेंटली हमने इनके पास विज़िट किया था, कुछ क्वेश्चंस पूछे थे हमने अपने बेबी से रिलेटेड। इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट करने पर परमिशन दी कि मैं उस क्वेश्चन आंसर सेशन को रिकॉर्ड कर सकूं। मैंने यहाँ पर वो पूरा सेशन रिकॉर्ड किया है, जो मैंने इनसे क्वेश्चंस पूछे थे, जो मेरे जनरल क्वेश्चंस थे और जो कि हर एक माँ के जनरल क्वेश्चंस हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में हमने एक वीडियो बनाई है यहाँ पर। यहाँ पर डॉक्टर बहुत सारी मिथ्स को दूर करने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आप प्लीज़ ज़रूर देखिए, लास्ट तक देखिए। डॉक्टर एक एक सवाल का बहुत ही अच्छे से जवाब देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि बर्थ के बाद के टीकों के बारे में थोड़ी नॉलेज, टीकों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देंगे। हाँ, एक्चुअली बर्थ के बाद जो टीके लगने होते हैं या वैक्सीनेशन जो होता है, वो उसमें 3 हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। पहले बीसीजी, जो बर्थ के विदिन 6 आवर्स लग जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी रीज़न से अगर लेट हो रहा है तो 24 आवर्स तक ये लग जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद में है हेपाटाइटिस और पोलियो, और जिसमें हेपाटाइटिस का और ये 3 जो हमारी वैक्सीन्स हैं, ये बर्थ के टाइम पे लगना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर एक शेड्यूल आपको डॉक्टर आपके बना के दे देंगे, और जिसके हिसाब से आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसकी डेट्स और जैसी भी है। पर बर्थ के टाइम पे जैसे आपने पूछा क्वेश्चन, तो ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है: बीसीजी, हेपाटाइटिस बी एंड पोलियो। मैक्सिमम अगर जैसे हम बात करें, कोशिश की जाए कि टाइम से लगाएं, लेकिन कई बार जैसे बच्चा एडमिट होता है एनआईसीयू में, ठीक नहीं होता है और एडमिट होता है, तो फिर डॉक्टर डिसीजन लेता है उस पर कि कितने दिन बाद लगाना है। मेन वैक्सीनेशन के बारे में बताओ जो बिल्कुल मस्ट लगनी चाहिए। इसमें जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, उसमें बीसीजी, हेपाटाइटिस बी, पोलियो, डिफ्थीरिया और इन्फ्लुएंज़ा, टाइफॉइड, ये जो ऐसे हमारे वैक्सीनेशंस हैं जो मस्ट हैं, हमें लगाना चाहिए बिल्कुल। और अपने डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में कांटेक्ट में रहें। और आजकल कई ऑप्शनल नए वैक्सीन्स आ रहे हैं मार्केट में, अगर उन्हें आप बियर कर सकते हैं तो गो फॉर देम। और अगर बाकी जो गवर्नमेंट ने कर रखा है कि मैंडेटरी कर रखी है, वो तो हमने वैक्सीन्स लगाने ही लगाने हैं। अच्छा, आजकल के टाइम में ऐसा हो रहा है, कोरोना की वजह से बहुत से लोग की वैक्सीनेशन स्किप हो रही है। तो इसमें मतलब अगर 1-2 महीने स्किप हो जाए तो इसका क्या प्रोविज़न है? बिल्कुल, डॉक्टर उसके हिसाब से उसको सेट करके दे देता है। और कई बार जैसे ऐसा होता है कि भाई वो लग ही नहीं सकता है वैक्सीन, तो आपका डॉक्टर उसको उसके बारे में बता देगा। लेकिन जनरली अब कोरोना फ़िलहाल उसका असर इफ़ेक्ट कम होता जा रहा है, या एक तरह से बढ़ भी रहा है, लेकिन वी आर रेडी फॉर इट। शुरुआत में क्या था कि कोरोना का इफ़ेक्ट कम था, लेकिन हम तैयार नहीं थे उसके लिए। लेकिन आज की डेट में वी आर रेडी फॉर इट, और डॉक्टर्स भी तैयार हैं, हॉस्पिटल्स भी तैयार हैं, और पब्लिक भी तैयार है उसके लिए। तो आप वैक्सीनेशन पूरा करा सकते हैं इस टाइम पे अपना बच्चे का। सेकंड क्वेश्चन है कि काजल लगाना कितना ज़रूरी है, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? इसके बारे में जो मिथ्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा काजल का ये है कि जो गाइडलाइंस कहती हैं, हमारे हिसाब से काजल बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ अ कार्बन। और कार्बन जो होता है वो आइज़ के लिए डेफिनेटली इट्स नॉट गुड फॉर योर आइज़, योर बेबीज़ आइज़। और बेबी आइज़ तो हमारी भी बहुत सेंसिटिव होती हैं, लेकिन बेबीज़ की और ज़्यादा सेंसिटिव आइज़ होती हैं। तो वो कार्बन है, इस वजह से कार्बन के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और हम उसको आँखों में हमें नहीं लगाना चाहिए उसको। कुछ लोग नेचुरल बादाम को जलाकर भी यूज़ करते हैं, क्या वो सेफ़ है? अगेन कार्बन है, और बादाम को अगर जलाकर सेव करेंगे तो जो पुराने थे वो तो दीपक के नीचे एक वो लगा के बनाया जाता था, कभी ऐसा हमने कहीं सुना है। लेकिन बादाम को पीस के बनाएंगे तो वो तो उसके तो हम बिल्कुल पाउडर एकदम वो वाला कार्बन तो हम बना ही नहीं सकते हैं, तो वो तो और ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि बादाम की प्रॉपर्टीज़ तो चली गई, अब वो कार्बन बचा। अब कार्बन कैसा भी हो वो, और जो दीपक के नीचे लगाकर जो करते हैं वो वाला काजल दैट इज़ बेटर देन बादाम, पर ये है कि हार्मफुल तो वो भी है, पर वी डू नॉट रिकमेंड काजल। थर्ड क्वेश्चन, मालिश ज़रूरी है, नहीं है, करनी चाहिए या नहीं? मालिश के बारे में मालिश के बारे में मैं कहूँगा ये टोटली डिपेंड करता है फैमिली पे, फैमिली क्या जाती है। मालिश के बारे में जो मिथ्स हैं, हम ये नहीं कहते कि 100% करनी है या नहीं करनी है। ये टोटली डिपेंड करता है कि फैमिली क्या चाहती है, क्योंकि मालिश से होता है एक टच थेरेपी होती है,
और आई रिकमेंड कि वो माँ को करनी चाहिए, मुझे जो लगता है। मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ, लेकिन कहीं भी इसके कहीं कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं दिए हुए हैं और हमारे पास ऐसे कोई वो भी नहीं है, स्टडीज़ भी नहीं है कि मालिश नहीं करनी चाहिए। दैट इज़ अ टच थेरेपी। एक मुझे लगता है कि माँ को करनी चाहिए, लेकिन मालिश के साथ ये है कि मैंने कई जगह देखा है कि बहुत ज़्यादा ताकत लगा के करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। जेंटल मसाज इज़ अ गुड फॉर, तो मसाज मैं तो रिकमेंड करता हूँ। और बाकी आप की फैमिली में डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। स्पेसिफिक ऑयल या कुछ ऐसे किसी से मसाज करने के लिए? नथिंग, कोई भी ऑयल, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं अपन, नारियल ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल इज़ बेटर। तो ऑयल्स नहीं होते जैसे गर्मियों के लिए अलग, सर्दियों के लिए अलग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नारियल तेल हमेशा ठीक ही रहता है वैसे। और आपको कुछ लगता है तो नारियल तेल एंड सरसों तेल मिला सकते हैं आप, तो दैट इज़, क्योंकि सरसों तेल मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि वो अगर हम देखें तो दैट इज़ अ मोस्ट नेचुरल थिंग जो हमारे साथ अवेलेबल है। खेत से जो है वो सरसों निकल के आती है और सिंपल एक उसमें जाती है, उसके साथ हम कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रिफाइंड प्रोसेस नहीं करते हैं और सिंपल से वो आ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं नेचर के बहुत करीब रहता है सरसों तेल। तो सरसों तेल और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके भी कर सकते हैं या किसी एक ऑयल भी। तेल को लोग अवॉइड करते हैं कि बच्चों का रंग, स्किन जो है वो डल हो जाती है। ये अब ये एक अलग बात है, बाकी कोकोनट ऑयल इज़ गुड, अगर इन लोगों को लगता है तो देन कोकोनट ऑयल गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुट्टी देनी कितनी ज़रूरी है और किस एज तक देनी चाहिए? नो, मैं वी नेवर रिकमेंड घुट्टीज़, और मेरे हिसाब से देनी भी नहीं चाहिए। बच्चे को क्यों परेशान करना है, बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत सबसे अच्छा होता है। और बाकी जो सब्स्टिट्यूट हैं या जो पाउडर्स हैं, मिल्क पाउडर्स जो आते हैं, वो तो हमें बहुत बाद में यूज़ करनी चाहिए। हमें घुट्टी वुट्टी का नहीं, कुछ नहीं देना है बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करानी चाहिए एक माँ को? देखिए, इसमें 6 मंथ तक तो मैंडेटरी है, दिस इज़ मैंडेटरी, करानी ही करानी है। बहुत सी मदर्स के हम फेस कर रहे हैं आजकल, काफ़ी फ्रीक्वेंट फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम कि बहुत सी मदर फीड नहीं करा पाते हैं क्योंकि उनके जो मिल्क है वो सीक्रेट नहीं होता है। तो हम फार्मूला फीड उसके लिए प्रीफर करते हैं, पर स्ट्रिक्टली 6 महीने तक कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग एल्स। आप या तो ब्रेस्ट फीडिंग कराएं या फार्मूला फीड दें। उसका एक बहुत ही मेज़रमेंट और उसका एक बहुत अच्छा वो होता है, हम कभी नेक्स्ट उसमें उसको लेंगे। पर यह है कि 6 मंथ तक तो मैंडेटरी है। उसके बाद में 1.5 से 2 साल तक अगर कराना चाहें तो करा सकते हैं। 6 मंथ के बाद में चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ब्रेस्ट फीड कब बंद कर देनी चाहिए बच्चे की? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, अगर मदर के मिल्क आ रहा है और जब तक वो कराना कंफर्टेबल है। अच्छा, ऐसा कुछ एज नहीं है कि इस एज के बाद? 1.5 से 2 साल तक मैक्स टू मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मंथ्स बाद कौन सा मिल्क पाउडर बेस्ट रहता है? गाय, भैंस मिल्क पाउडर, मतलब ये लोग पिलाते हैं, इनके बारे में? देखिए, हमें 1.5 साल तक कोई भी न तो भैंस का दूध देना चाहिए, ना गाय का दूध देना चाहिए, ना बकरी का दूध, जो भी मिल्क हमारे अवेलेबल हैं वो नहीं देने चाहिए। क्योंकि बच्चे का जो सिस्टम है, जीआई सिस्टम जो होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो होता है, वो डेवलप नहीं होता है उस मिल्क को एक्सेप्ट करने के लिए। क्योंकि जो जिसने भी नेचर ने, भगवान ने गाय या जो भैंस को बनाया गया है, वो गाय का मिल्क गाय के बछड़े के लिए बनाया गया है, वो हमारे बच्चों के लिए नहीं बनाया गया है। ऐसे ही सेम भैंस के साथ है, तो हमें सिर्फ फार्मूला फीड ही जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मंथ्स के बाद की डाइट, बच्चे को क्या पहले खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए, उसके बारे में? 6 मंथ्स के बाद हम जो शुरुआत करनी चाहिए वो हम केला मसल के दे सकते हैं, दाल चावल, दाल का पानी, चावल के पानी, इससे शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 6 महीने जैसे ही पूरे वो उसको खिचड़ी खिला देंगे। हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, दाल के पानी की, चावल के पानी की, और थोड़ा सा पानी भी नॉर्मल दे सकते हैं हम उसको, नारियल का पानी दे सकते हैं। और लगता है कि आपका बच्चा अब थोड़ा सा हैबिट में आ गया है 15-20 दिन, महीने भर में, तो फिर आपको प्रॉपर दाल चावल खिचड़ी ये चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए। और हम फ्रूट्स दे सकते हैं, जो भी फ्रूट हैं, जैसे एप्पल है उसको कस के दे सकते हैं, बनाना को मसल के दे सकते हैं हम। और खिचड़ी में जैसे आप खिचड़ी खिलाना चाहें, उसमें सारे फ्रूट्स, उसमें सारी वेजिटेबल डालिए आप काट के, जैसे मटर हो गई या जो भी सीजनल, नॉट फ्रोज़न, अवॉइड फ्रोज़न वेजिटेबल्स,
फॉर किड्स। उन्हें सीजनल जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनको यूज़ करके हम अच्छी सी खिचड़ी बना सकते हैं उनके लिए, दाल चावल खिला सकते हैं और फ्रूट्स, बस ये इन चीज़ों से शुरुआत करनी चाहिए हमें। कई लोग कहते हैं कि सर्दियों में जैसे चावल का पानी नहीं देना चाहिए क्योंकि चावल का पानी ठंड करता है, नहीं ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल मिथ्स हैं। आप ये सोचिए कि रोटी हम ही तो खाते हैं, साउथ इंडिया वाले तो हमेशा चावल ही खाते हैं, तो वो तो पता नहीं कितने निमोनिया होते, कितने ठंड में मरते वो लोग, और वहाँ तो जब भी देखो हमेशा चावल ही खाए जाते हैं। तो ये मिथ है बिल्कुल, आप इसको बिल्कुल ना लें। और जैसे हमारे साउथ इंडियन जो भाई हैं वो हमेशा चावल खाते हैं, हमारे और भी भाई हैं ईस्ट इंडिया में, वहाँ पर भी चावल खाया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें सब कुछ देना चाहिए, ऐसा कोई ठंडा वंडा नहीं करता है। मीन्स ये सारी मिथ्स हैं हमारे। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्चुअल वेट चिल्ड्रन के क्या होता है 1 साल तक, जिसके बारे में वरिड रहते हैं। ओवर वेट की डेफिनेशन क्या है और अंडर वेट की डेफिनेशन क्या है? एक्चुअली इसके फार्मूला हैं, तो मैं आपसे ऐसा नहीं कह सकता कि इस पे इतना होना चाहिए, क्योंकि इसके एक ग्राफ बना होता है, एक फार्मूला होते हैं, हम निकालते हैं। पर मोटा मोटा मैं एक आपको आइडिया दे दूं कि जो बच्चा पैदा होता है तो कम से कम 2.5 किलो वेट बच्चे का होना ही होना चाहिए। अगर उससे थोड़ा बहुत कम है तो काम चल जाता है, बाकी अपने डॉक्टर से, अगर ज़्यादा कम है तो आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि भाई क्या करना है, कैसे क्या प्रिकॉशन लेने हैं। और अगले 10 दिन में 10% तक वेट कम होता है, उसके बाद में बच्चा वेट गेन करना शुरू करता है। तो इसके बारे में अलग अलग वो हैं, हम इस पर कभी एक उसमें मैं आपको प्रॉपर समझा दूंगा। तो बिकॉज दिस इज़ अ बिग टॉपिक और इसको बहुत उसमें नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1 साल में मिनिमम 8 से 9 किलो वज़न बच्चे में हो जाना चाहिए, और 6 महीने पे जो वज़न है वो 5 से 6 किलो रहना चाहिए। तो इतना, ये एक आइडिया आपके लिए मैंने बता दिया है। बच्चे को रोटी कब से खिलानी शुरू करनी चाहिए और कितनी खिलानी शुरू करनी चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में? गेहूँ को बच्चे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए 1 साल के बाद, क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन बच्चे की हैं वो 1 साल के बाद, और उससे पहले गेहूँ या दलिया खिलाना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए हमें। और वी शुड स्टार्ट विद सूजी, एंड बिल्कुल, क्योंकि सूजी बहुत लाइट होती है एंड दैट इज़ मेड ऑफ गेहूँ, एंड वी शुड स्टार्ट विद दलिया, और फिर हमें रोटी कहीं बाद में जाके थोड़ा सा स्टार्ट करें। पर सूजी की खीर बना दें, या और भी सूजी के बहुत सारी चीज़ें हैं, उपमा होता है, उपमा में आप सारी वो बना के खिला सकते हैं। वेजिटेबल, फ्रेश वेजिटेबल काट के, गाजर है, मटर है, जो भी हैं वो फ्रेश वेजिटेबल उसमें काट के डाल सकते हैं। बच्चे को 1 साल से पहले? हाँ बिल्कुल खिला सकते हैं, हम 6 महीने के बाद नमक स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि नमक और चीनी नहीं बच्चे को देनी चाहिए। नहीं नहीं, ये मिथ है, क्योंकि अब हमने खुद ही हम बोलते हैं कि 6 महीने के बाद हमने दाल चावल खिचड़ी दलिया स्टार्ट करना चाहिए, तो हम फीका थोड़ी देंगे उसको। वी कैन इंट्रोड्यूस नमक आफ्टर 6 मंथ्स। एंड बच्चे को ड्राई फ्रूट पाउडर्स कब से देने चाहिए? जैसे बहुत से लोग ड्राई फ्रूट पाउडर 6 महीने के बाद स्टार्ट कर देते हैं, 1 साल के बाद स्टार्ट करने चाहिए, वो ड्राई फ्रूट कब देने? जनरली ड्राई फ्रूट बहुत ही लिमिट में 6 महीने के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे 1 पीस ऑफ काजू, उसका पाउडर बना के हम दे सकते हैं, 1 पीस ऑफ बादाम, तो इस तरह की चीज़ें, या 1-2 पिस्ता दे सकते हैं। पर बहुत ज़्यादा ये कोशिश ना करें कि भैया हम ज़्यादा खिलाएंगे तो बच्चे को हमारा और ज़्यादा वो होगा, तो बस ये ध्यान रखें। क्या ऐसा है कि ड्राई फ्रूट खाने से वजन बढ़ता है बच्चों का? ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम वज़न बढ़ता है, पर एंटीऑक्सीडेंट्स ड्राई फ्रूट्स में काफ़ी अच्छे होते हैं, और कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑयल काफ़ी क्वांटिटी में होता है। जैसे काजू है, उसमें ऑयल काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है, बादाम है, उसमें ऑयल काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो कहीं ना कहीं फैट जब बच्चे में जाता है तो थोड़ा सा जो वेट गेन करने का वो रहता ही है। तो मेजर क्वेश्चन लेडीज़ का, बच्चा खाना नहीं खाता उसके ऊपर। ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही होता है, ये जनरली ज़्यादातर माँओं के साथ यही होता है कि उनका बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उनकी कंप्लेन रहती है। लेकिन अब हमें एक्चुअली एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे किसी भी चीज़ से बोर बहुत जल्दी होते हैं। अगर आप उनको एक टॉय ला के दें तो वो एक टॉय से 2-3 दिन खेलते हैं, या 1 दिन ही खेलेंगे, ज़्यादा छोटे बच्चे, और फिर उसको फेंक देते हैं। फिर ऐसी ऐसी चीज़ों से खेलते हैं जो खेलने लायक नहीं है, क्योंकि वो उस चीज़ से बोर हो जाता है। सेम उसके साथ फूड का है। अब ये हम माताओं के लिए या मॉम्स के लिए, मदर्स के लिए चैलेंज है कि एक चीज़ को वो कितनी उसकी रेसिपीज़ बना के और खिला सकती हैं।
बस तो वही कर सकते हैं हम, और कुछ नहीं कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, बहुत ज़रूरी दवाइयाँ बच्चों के लिए जो बहुत ज़रूरी घर में सबको रखनी चाहिए, एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाकर, मीन्स फीवर मेन सिम्टम और खांसी जुकाम हो गया और सिंपल और क्या होती है पॉटी की प्रॉब्लम, तो 3-4 ऐसी दवाइयाँ फर्स्ट एड बॉक्स में जो कि रखनी चाहिए, ज़रूर रखनी चाहिए। हाँ देखिए, वैसे तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप बिना डॉक्टर की एडवाइस के कोई मेडिसिन लें, लेकिन फिर भी जो सेफेस्ट मेडिसिन है जिनके जनरली साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसे एक तो पैरास्टामोल ड्रॉप्स आपने अपने पास रखिए, और उसकी क्योंकि वो फीवर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक पेट दर्द के लिए रख सकते हैं, पेट दर्द के लिए कॉलीमैक्स आता है, दैट इज़ गुड, अच्छी कंपनी है, कॉलीमैक्स करके नाम से आता है एक ड्रॉप। और बाकी वो पेट दर्द के लिए बड़ा वो होता है। अच्छा, लूज मोशन में आप एंटीबायोटिक्स देना अवॉइड करें। न्यूट्रोलिन बी आते हैं सिरप, वाइजिलेक्स सिरप आते हैं, इनको रख सकते हैं आप। और गट बैक्टीरिया इनमें होता है जनरली। और बाकी हम कफ कोल्ड के लिए भी रख सकते हैं, जैसे मैक्स्ट्रा हो गया, टी मिनिक हो गया, इनको कफ कोल्ड के लिए हम रख सकते हैं। तो बेसिक यही मेडिसिन है, क्योंकि जनरली बच्चा रोएगा तो फीवर से रोएगा, पेट दर्द से रोएगा, कफ कोल्ड में रात में परेशान रह सकता है। तो बस ये 2-3 चीज़ें आपने रखनी है, लेकिन फिर भी मैं अगेन आपसे कहूँगा कि कोशिश करें कि बिना डॉक्टर की एडवाइस के कोई भी मेडिसिन ना लें। ओके, ये लास्ट सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। एनी आपकी कोई फर्दर सजेशंस लेडीज़ को, माओ को? मैं यही कहूँगा कि बाय द वे जो मदर्स बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे हैं, फार्मूला फीड दे रहे हैं, या जो फार्मूला फीड न दे के गाय भैंस का दूध दे रहे हैं, सबसे पहले गाय भैंस का दूध नहीं देना है। और अगर फार्मूला फीड दे रहे हैं तो बॉटल फीडिंग ना कराएं, उनको कटोरी स्पून से फीड कराएं। और यही मैं कहूँगा। बाकी तो बच्चे की साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें, कोशिश करें कि डेली की डेली बच्चे को नहलाएं, और जितनी भी जब भी खिलाने से पहले हैंड वॉश सोप से ज़रूर करें। और बच्चे को डायपर पहनाना बहुत अवॉइड करना है हमने। डायपर क्या है कि कुछ दिन बाद एक मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत बच्चे हम ओपीडी में देख रहे हैं आजकल कि बच्चे की जो यूरिन करने की जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसको ये लगता है कि मेरा तो डायपर लगा हुआ है, ये उसका ब्रेन उसको सोचने लग जाता है और वो वहीं पे कर देता है यूरिन। तो बेटर ये है कि एक एज तक ही आप डायपर पहनाएं, मिनिमम डायपर पहनाएं। उसके बाद जो हमारे जो पहले लोग जो करते थे कि भैया थोड़ी देर बाद ले जाओ टॉयलेट में, वहाँ पे उसको टॉयलेट करा दें। इससे क्या होता है कि आजकल जो यूरिन कंट्रोल करने की प्रॉब्लम है वो इससे एक इसका वो है साइड इफ़ेक्ट। तो इन्हीं छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है बच्चों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल फीडबैक डॉक्टर। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले हैं आपको बॉटल फीडिंग की हाँ, एक बहुत ही बार इंपॉर्टेंट टिप जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो हम डॉक्टर हरेंद्र सिंह के साथ ये टिप आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। स्टे इन ट्यून एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल।